हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग। हमने अभी तक अपना टॉपिक खत्म कर दिया बेटा जी, ट्रांसक्रिप्शन। मैं छोटा सा आपको एक बार कुछ रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि अब मैं आपसे क्वेश्चन पुट करने वाला हूं ताकि आप समझ पाए कि क्या पूछने वाला हूं आपसे। हमने बेटा जी टॉपिक पढ़ना शुरू किया था सेंट्रल डॉगमा। आपने कहा था सर डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है और उसके ऊपर अगर डीएनए ही बनता है, वो अपनी इंफॉर्मेशन को डीएनए की फॉर्म में ही कॉपी करता है, तो उस प्रोसेस का नाम था रेप्लिकेशन। और वहां पे न्यूक्लिक एसिड को बनाने वाला एंजाइम जो मेनली यूज हुआ था उसका नाम था डीएनए पॉलीमरेज। सर हमने दूसरी बातें की यहाँ पे कि डीएनए के ऊपर जब आरएनए बनता है तो वहां पे जो एंजाइम यूज होता है वो होता है आरएनए पॉलीमरेज। बट आपने एक टॉपिक और भी पढ़ा था बेटा जी यहाँ पे, रिवर्स सेंट्रल डॉगमा। क्या पढ़ा था बेटा जी? रिवर्स सेंट्रल डॉगमा कि भाई ये जो हम सेंट्रल डॉगमा पढ़ रहे हैं ये अप्लीकेबल है इन द नॉर्मल कंडीशन, बट अगर हम वहां पे रिट्रोवायरस की बातें करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा जी? रिट्रोवायरस की, जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, वो आरएनए को डीएनए की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो वहां पे आपने कहा था जो सेंट्रल डॉगमा चलता है उसका नाम होता है रिवर्स सेंट्रल डॉगमा। और वहां पे आपने नाम बोला था बेटा जी, वहां पे एक प्रोसेस होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और एंजाइम यूज होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो आरएनए के ऊपर डीएनए बनाता है। याद होगा आपको ये सब बातें। अब एक चौथी कंडीशन और समझ के देखो कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वायरस का जेनेटिक मेटेरियल आरएनए है और वो अपनी आरएनए को डीएनए के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करता है, और जब वो एक होस्ट सेल में इंफेक्शन करेगा तो वहां पे अपनी कॉपी को बढ़ाने के लिए वो आरएनए के ऊपर सीधा आरएनए बनता है। आरएनए के ऊपर क्या बनता है? आरएनए ही बनता है। तो मैं कहूंगा वहां भी जो एंजाइम यूज होगा वो क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज ही होगा, बिकॉज आपने कह दिया आरएनए बनाने वाले एंजाइम का नाम क्या है बेटा जी? यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए के ऊपर मैं कहूंगा आरएनए बनाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज। तो आपके एनसीईआरटी बुक में, टेक्स्ट बुक में जो पीछे क्वेश्चन दिए हुए वहां पे 6 नंबर का क्वेश्चन है, जिसको मैं यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है, जिसको हमें सोल्व करना है, उसको समझना है। हमारे बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन, तो हम उसके लिए इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिएगा जरा क्वेश्चन क्या है। डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ द टेम्पलेट। अब यहां पे रुक के बात को सोचो एक बार के लिए। केमिकल नेचर की बात कर रहा है और वो टेम्पलेट की बात कर रहा है। टेम्पलेट क्या है? जिसके ऊपर न्यूक्लिक एसिड बनता है, हम कहते हैं उस स्टैंड को हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं। तो उसने कहा उसका केमिकल नेचर, तो आपने कहा भाई या तो डीएनए के ऊपर डीएनए बन रहा होगा या फिर डीएनए के ऊपर आरएनए बन रहा होगा। तो मैं कहूंगा यहाँ पे, या फिर ऐसा भी हो सकता है आरएनए के ऊपर डीएनए बन रहा हो। तो मैं कहूंगा टेम्पलेट यहाँ पे दो हो सकती है, या तो टेम्पलेट कौन हो सकता है बेटा? यहाँ पे डीएनए हो सकता है, या फिर टेम्पलेट क्या हो सकते हैं? यहाँ पे आरएनए हो सकती है। ठीक है। एंड द नेचर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इट। इस टेम्पलेट से कैसे न्यूक्लिक एसिड बनी उसका केमिकल नेचर की बात करते हैं। मैं कहूंगा यहाँ पे टेम्पलेट के ऊपर दो बातें हो सकती है भाई न्यूक्लिक एसिड में, या तो डीएनए के ऊपर डीएनए बन सकता है या फिर आरएनए बन सकता है। ठीक है। इन बिहाफ के ऊपर आपको यहाँ पे एक लिस्ट बनानी है टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज की, यानी कि डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट हो और डिफरेंट टाइप के यहाँ पे सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड, तो ऐसी कैसी कैसी कंडीशंस बन सकती है और कौन कौन से वहां पे पॉलीमरेज एंजाइम यूज होंगे, आपको उन एंजाइम्स के नाम लिखने हैं। आपको लिस्ट बनानी उन एंजाइम्स की। तो क्या आप वो लिस्ट बना सकते हैं? बिकॉज अभी आपने रेप्लिकेशन पढ़ लिया, आपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया, आपने ये सब बातें कर ली, तो अगर ये क्वेश्चन आपके आ जाए बोर्ड में तो ये सोल्व कर सकते हो। चलिएगा, आप वीडियो को यहीं पे ही पॉज कीजिएगा और खुद ट्राई करो अपनी नोटबुक के अंदर कि आप उसे कर पाते या नहीं कर पाते। ठीक है। अभी मैं इसका आंसर दे रहा हूं, फिर अपना आंसर मैच करके देखो कि यस सर हमारा आंसर सही था या नहीं था, बट जरा देखिएगा आंसर को, समझो बात। हम पहले टेम्पलेट की बात करते हैं। फिर टेम्पलेट क्या हो सकता है? हमने कहा पहली कंडीशन लेते हैं टेम्पलेट डीएनए है। आपने कहा सर ये टेम्पलेट डीएनए है, मतलब डीएनए के ऊपर कोई चीज बनने वाली है। ठीक है। मैंने कहा चलो भाई मैं दो कंडीशन ले लेता हूं ऐसे। ये टेम्पलेट भी कौन है? डीएनए। ये मैंने दूसरा नाम डाल दिया इसका। अब क्यों डाला मैंने ऐसा? कि भाई डीएनए के ऊपर डीएनए बन रहा है। देखो देखो खाने को बढ़ाकर देखो सर, केमिकल नेचर ऑफ टेम्पलेट मैंने ले लिया डीएनए। टेम्पलेट कौन है? डीएनए। और
नेचर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज, और वो भी क्या सिंथेसाइज हो रहा है, डीएनए ही सिंथेसाइज हो रहा है, तो मैंने कही पहली कंडीशन। बट ये भी तो हो सकता है, टेम्पलेट तो डीएनए है बट इसके ऊपर जो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज हो रहा है बेटा जी, वो क्या सिंथेसाइज हो रहा है, यहां पे आपका आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है। मैंने पहले कंडीशन लगाई, टेम्पलेट क्या है बेटा जी, यहाँ पे डीएनए है, और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज जो हो रहा है वो ये क्या हो रहा है, या तो डीएनए हो सकता है या फिर वो यहाँ पे आरएनए। मैंने दोनों कंडीशन लगा ली बेटा। तो अब आपसे कोई कहे यहाँ पे जो पॉलीमरेज एंजाइम यूज हुआ था वो कौन सा था, तो आप क्या कहोगे, सर यहाँ पे एंजाइम यूज हुआ था, मैं पूरा नाम लिखता हूं, या चलो आपने जो सुना है वही नाम लिख देते हैं यहाँ पे, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक बात है। मैं इसे चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं यहाँ पे नाम, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। कोई बड़ा बात नहीं है, कुछ अजीबोगरीब नहीं बोल रहा हूं, वही बोल रहा हूं जो आपने पढ़ा है। भाई डीएनए के ऊपर डीएनए बन रहा है तो नाम क्या बोल दिया, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक बात है। यहां देखो बेटा, से डीएनए के ऊपर आरएनए बन रहा है तो इसका नाम क्या लिख दूं बेटा मैं यहाँ पे, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो आपने दो टाइप के यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज की बात कर ली, जब टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन है बेटा यहाँ पे, डीएनए। ठीक बात। कहानी को रिवर्स कर देते हैं, क्या कर देते हैं रिवर्स, यहाँ पे टेम्पलेट है आरएनए, चौथी कंडीशन ले रहे हैं, यहां टेम्पलेट कौन है बेटा जी आपका, आरएनए। क्योंकि आपने कहा ना केमिकल, तो हमने टेम्पलेट तो डीएनए लिया, सब क्या ले लिया टेम्पलेट बेटा जी, आरएनए ले लिया। ठीक, ऐसी कंडीशन है। अब आपसे कहा भाई इसके ऊपर क्या बनता है, जब सोचिए आरएनए के ऊपर आरएनए बन रहा है, किन में बन सकता है ऐसे काम, तो आप ये कहोगे सर द वायरस दैट हैव द जेनेटिक मेटेरियल आरएनए and they form RNA on their genetic material to get expressed or to make its copy within the host cell। अपनी host cell में अपनी कॉपी बनाने के लिए वो RNA के ऊपर ही क्या बनेगा, RNA बनेगा, क्योंकि उनका जेनेटिक मेटेरियल क्या है बेटा, RNA है। और वो उनके वो ऐसा नहीं करने वाले कि होस्ट सेल के डीएनए में जाके घुसे, वो ऐसा काम नहीं करेंगे, वो अपने आरएनए को सीधा अगर एक्सप्रेस करवाएंगे बेटा जी यहाँ पे, तो आरएनए के ऊपर ही क्या बनाएंगे, आरएनए बनाएंगे। तो मैं कहूंगा यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा वो कौन होगा, तो आप कहोगे सर एंजाइम होगा आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यहां भी देखो नाम बेटा आरएनए पॉलीमरेज है, सही बात है, क्योंकि आरएनए को बनाने वाला एंजाइम कौन है, आरएनए पॉलीमरेज है। बट भाई टेम्पलेट स्टैंड के बिहाफ पे सोच के देखो, ये आरएनए बनाता है डीएनए पे, ये आरएनए बना रहा है आरएनए के ऊपर। तो मैंने कहा थोड़ा सा उनमें क्या हो गया बेटा जी, यहाँ पे नाम में गड़बड़ कर दिया, नाम में थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया। ठीक है, अगले वर्ड कहो सर आरएनए के ऊपर डीएनए बन रहा है, ये कहने कहां यूज होती है, इन द केस ऑफ द रिट्रोवायरस। इन द केस ऑफ द रिट्रोवायरस दैट हैव द जेनेटिक मेटेरियल, तो आरएनए है बट उनके पास कैपेसिटी है कि वो आरएनए में कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें बेटा जी, यहाँ पे डीएनए में। तो आप एक वर्ड बोलते हो सर डीएनए के ऊपर जब आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसक्रिप्शन। प्रोसेस का नाम क्या होता है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन। अब यहां देखो उल्टा काम हो रहा है, आरएनए के ऊपर डीएनए बन रहा है, तो मैं कहूंगी प्रोसेस क्या बन जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बन जाएगा बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो मैं कहूंगा यहां पे जो एंजाइम यूज होगा उसका नाम क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। चलिए इसका नाम लिख देता हूं मैं यहां पे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देखो जो आपसे कहा कि लिस्ट बनाओ, तो कितने लिस्ट बनेंगे बेटा जी, एक एंजाइम, दो एंजाइम, तीन एंजाइम, चार एंजाइम बन गए बेटा जी। इस क्वेश्चन का आंसर बनके तैयार हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझा रहा हूं यहाँ पे, कि भाई केमिकल नेचर क्या है और क्या बन रहा है, उसके बिहाफ पे अलग अलग टाइप के क्या यूज हो रहे हैं बेटा जी, पॉलीमरेज एंजाइम यूज हो रहे हैं यहाँ पे, जो बातें आपके क्वेश्चन में पूछी गई है। तो आप इसे अपनी नोटबुक में सोल्व कर लेना बेटा जी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए
अब ये सब चीजें मैंने आपसे डिस्कस क्यों की है, क्योंकि आज अपना टॉपिक एक नया शुरू हो रहा है। टॉपिक का नाम बेटा जेनेटिक कोड। इस टॉपिक के शुरुआत में ये सब बातें आपके दिमाग में आना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आप डिस्कवरी के बारे में बातें सोच के देखिएगा कि साइंटिस्टों को इसकी नीड क्यों पड़ी होगी, कैसे ये वर्ड दुनिया में आया होगा और कैसे ये लोगों के दिमाग में आया कि यस कोई जेनेटिक कोड होते हैं दुनिया में। ये कैसे कंसेप्ट लोगों के दिमाग में आया, उस वर्ड को समझ के देखो, आप उस टाइम को हिसाब से सोच के देखो क्या मैं बात करने वाला हूं। आपने कहा सर अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है दैट इज वो डीएनए के पास है। डीएनए जो होता है उसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, बिल्कुल सही बात है सर। या तो क्या होता है, ये डीएनए अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है डीएनए की फॉर्म में, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक बात है। आपने कहा सर ये भी होता है कि डीएनए जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो इसी डीएनए की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है बेटा जी वो आरएनए की फॉर्म में यहां पे कॉपी होती है। और उस प्रोसेस का नाम क्या था बेटा जी यहां पे? ट्रांसक्रिप्शन। मैंने कुछ भी नया नहीं बोला है बेटा जी, आप लोगों को ये बातें मैं पढ़ा चुका हूं तो कुछ भी नया नहीं है। समझिएगा मेरी बात को दोबारा से। मैं कह रहा हूं मेरे भाई डीएनए जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल, बिल्कुल सही बात आपने कहा सर। डीएनए के ऊपर, डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है। किसकी फॉर्म में? आइदर वो डीएनए की फॉर्म में कॉपी करता है। तो मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा वो प्रोसेस क्या है यहाँ पे? रेप्लिकेशन। बट आपने कहा जब डीएनए एक्सप्रेस करता है तो डीएनए की इंफॉर्मेशन कॉपी होती है आरएनए की फॉर्म में, और वो प्रोसेस क्या था? ट्रांसक्रिप्शन था। बट एक पॉइंट यहां पे समझने वाला क्या है, चाहे डीएनए के ऊपर डीएनए बने चाहे डीएनए के ऊपर आरएनए बने, इन दोनों का बनने का एक सिंपल सा लॉजिक था। वो क्या था बेटा जी यहां पे? कॉम्प्लीमेंट्री रूल। और क्या था बेटा जी यहां पे? द डीएनए गेट कॉपी इट्स इंफॉर्मेशन टू द फॉर्म ऑफ द डीएनए और इनटू द आरएनए बाय फॉलोइंग द कॉम्प्लीमेंट्री रूल। वो किस रूल को फॉलो करते हुए ऐसा काम करता है बेटा जी यहां पे? कॉम्प्लीमेंट रूल को फॉलो करते हैं। इस वर्ड का क्या मतलब है बेटा जी? आपने कहा है अगर टेम्परेट स्टेट में एडेनिन है तो सामने कौन आ जाएगा डीएनए में? थायमिन आ जाएगी। यहां ग्वानिन है तो यहां साइटोसिन आ जाएगा। यहां साइटोसिन है तो यहां ग्वानिन आ जाएगा। यहां थायमिन है तो यहां एडेनिन आ जाएगा। वो कॉम्प्लीमेंट्री रूल को फॉलो करते हुए ही डीएनए के ऊपर डीएनए बनाता है। बिल्कुल सही बात, आप समझ चुके हो बार बार इस बातों के बारे में। अब यहां पे समझिए को डीएनए के ऊपर से आरएनए बनाता तो भी बेटा जो कॉम्प्लीमेंट रूल को फॉलो करता है। और वहां क्या फॉलो होता है? अगर डीएनए के पास एडेनिन है तो वहां आ जाता है यूरासिल। यहां बेटा जी अगर थायमिन है तो यहां आ जाता है एडेनिन। यहां ग्वानिन है तो यहां आ जाता है साइटोसिन। और यहां अगर साइटोसिन है तो यहां आ जाता है ग्वानिन। और इस तरह से आरएनए बन जाता है किसके ऊपर बेटा जी? यहां पे डीएनए के। मतलब डीएनए के ऊपर डीएनए बने चाहे डीएनए के ऊपर आरएनए बने, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी होती है बाय फॉलोइंग द कॉम्प्लीमेंट्री रूल। आई होप आप लोग सब समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को कि भाई हर जगह यहाँ पे एक ही रूल लग रहा है। रूल क्या लग रहा है बेटा जी? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री रूल लग रहा है। लॉजिक सेट हो रहा है दिमाग में। बट सेंट्रल डोग्मा का जो थर्ड पार्ट आता है वो क्या है बेटा जी? ट्रांसलेशन। वो क्या है? ट्रांसलेशन। आपने कहा सर अब ये आरएनए जो जनाब है बेटा जी ये आगे जाके बनाएगा प्रोटीन। एंड प्रोटीन जो होता है इट इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। एंड प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। मतलब क्या इस बात का कि भाई यहां पे तो बेस पेयर है, ए है, यू है, जी है, सी है, यू है, ए है। इस प्रकार से इंफॉर्मेशन आ गई आरएनए के पास में और इस आरएनए को आगे जाके प्रोटीन बनाना है। एंड हमने सर आज तक ये तो कभी पढ़ा ही नहीं कि भाई न्यूक्लियोटाइड में और अमीनो एसिड के अंदर क्या कोई रिलेशन है? ये इंफॉर्मेशन प्रोटीन कैसे बनाएगी? पॉइंट तो सोचो। ये आरएनए के पास यहां पे ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है, बट ये प्रोटीन कैसे बनाएगी? क्या यहां पे इन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस का यहां पे जो अमीनो एसिड आने वाली है उसमें कोई लिंक है क्या? पॉइंट समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। तो हमें उस चीज को समझना है कि सर यहां पे अगर ये सीक्वेंस चेंज हो जाती है तो प्रोटीन में जो अमीनो एसिड है वो भी सीक्वेंस क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। सोचो सोचो मैं क्या बता रहा हूं आपको। यहां पे अगर यहां पे आप ये कहते हैं सर डीएनए के पास अलग अलग बेस पेयर से मिलकर बना हुआ है,
अगर आरएनए में ये बेस पेयर चेंज हो गया, यहां सोचो एक ही जगह अगर जी आ गई, बेस पेयर चेंज हो जाता है, तो आगे बनने वाला प्रोटीन जो है उसमें जो अमीनो एसिड है वो भी तो चेंज हो जाते हैं। मतलब कोई तो रिश्ता है यहां इनके बीच में, हमें उस रिश्ते की बात करनी है कि इनके बीच में क्या वो लिंक है, कैसे ये आरएनए की इंफॉर्मेशन यहां पे अमीनो एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट होने वाली है। मतलब सिंपल से एक बात आपसे कहूं, ट्रांसलेशन क्या है? सिंपल से आपसे एक बात पूछूं, ट्रांसलेशन क्या है बेटा? क्या है ट्रांसलेशन? तो क्या कहोगे? ट्रांसलेशन इज ए प्रोसेस बाय विच द न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक इंफॉर्मेशन गेट कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड इंफॉर्मेशन। एक अमीनो एसिड की फॉर्म में वो कन्वर्ट होने वाली। अभी आप एक प्रोटीन को बनाने वाले हो, बट प्रोटीन तो अमीनो एसिड से बना है, तो सर वो जो न्यूक्लिक एसिड की सीक्वेंस है वो सीक्वेंस चेंज होने वाली है यहाँ पे अमीनो एसिड की सीक्वेंस में। बट हाउ? क्या वो न्यूक्लिक एसिड की जो सीक्वेंस है उसमें और यहाँ जो प्रोटीन के अमीनो एसिड की सीक्वेंस में, उनमें कोई रिश्ता है क्या? उनमें भी कोई रूल है जो फॉलो होगा? लोगों के दिमाग में पॉइंट आया कि भाई ये आरएनए जो है तो 4 बेस पेयर से मिलकर बना है, तो फिर ये आरएनए की इंफॉर्मेशन कैसे प्रोटीन में कन्वर्ट होती है? तो एक्चुअली इस आरएनए के पास ये क्या है जिसके यहाँ पे राइबोसोम प्रोटीन को बनाता है। आई थिंक आपके पास एक कहानी समझ में आ रही होगी मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे आपका, कि पॉइंट अराइज हो गया कैसे एक न्यूक्लिक एसिड की इंफॉर्मेशन यहाँ पे अमीनो एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट होने वाली है। मतलब लोगों के अंदर एक नई चीज को जानने की बातें शुरू हो गई यहाँ पे। अब इस चीज को जानने के लिए अलग अलग फील्ड से अलग अलग लोग आ गए। जैसे मैं कहूंगा सारी फील्ड आ गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आ गई, आपका बेटा जी यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री आ गई, आपका यहाँ पे फिजिक्स के टीचर आके इन्वॉल्व हो गए यहाँ पे, और भाई जेनेटिक्स के लोग तो लगे ही गए थे। इन चीजों को समझने के लिए अलग अलग फील्ड से लोग आए। फिजिक्स से भी आया, केमिस्ट्री से आया, और मैं कहूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया, बायोकेमिस्ट्री से आया, और जेनेटिक्स के अलग अलग फील्ड के लोग आए इन चीज को समझने के लिए कि भाई कैसे ये चीज होती है। तो मैं कहूंगा बेटा जी, टू अंडरस्टैंड the information present in the RNA that is going to get converted to the sequence of the amino acid, different scientists of the different field get involved, like फिजिक्स, मतलब फिजिक्स वाले फील्ड के आ गए हो, आपने कह दिया बेटा जी ऑर्गेनिक केमिस्ट आके इन्वॉल्व हो गए, बायोकेमिस्ट आ गए बेटा जी, एंड जेनेटिक्स वाले लोग आ गए। मतलब अलग अलग फील्ड के लोग आ गए। फिजिक्स भी आ गए, फिजिक्स भी आ गए, ऑर्गेनिक केमिस्ट भी आ गए, बायोकेमिस्ट भी आ गए, जेनेटिक्स वाले भी आ गए। अलग अलग लोगों ने आके इस चीज को समझने की कोशिश की कैसे उस आरएनए की इंफॉर्मेशन यहाँ पे कॉपी होने वाली अमीनो एसिड की सीक्वेंस के अंदर। कामयाबी मिली एक फिजिक्स को। मतलब बायो के अंदर ही फिजिक्स वालों ने बड़ा तहलका मचाया है। पहले में बातें कर चुके थे अबाउट द जॉर्ज मेंडल, उसने भी भैया जी बॉटनी और फिजिक्स को साथ साथ पढ़ा था। एंड यहाँ भी जेनेटिक कोड को समझने के लिए, उस चीज को समझने के लिए कि कैसे एक आरएनए के पास जो इंफॉर्मेशन है वो अमीनो एसिड के सीक्वेंस में कॉपी होगी, वहां रूल क्या लगता है, उसको समझने के लिए भी अगर कामयाबी किसी को मिली तो किसको मिली बेटा जी? यहाँ पे फिजिक्स को मिली। और वो फिजिक्स कौन था बेटा जी? यहाँ पे जॉर्ज कमाओ। तो बेटा जी ये क्वेश्चन आपको याद रखने, कोई आपसे पूछ ले कि जॉर्ज कमाओ मेनली किस फील्ड से बिलोंग करता था, तो किस फील्ड से बेटा जी? यहाँ पे वो एक फिजिक्स की फील्ड से बिलोंग करता था। उसे कामयाबी मिली थी यहाँ पे उसको समझने के लिए। इसने एक कंसेप्ट दिया, क्या कंसेप्ट दिया उसको जरा समझते हैं। उसने ये कहा कि भाई आरएनए जो होता है ये 4 चीजों से मिलकर बनता है। मतलब ये 4 न्यूक्लियोटाइड है जिनसे ये आरएनए बनता है। ये 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड है जिनसे आरएनए बनता है। अब अगर ये एक न्यूक्लियोटाइड किसी एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक है,
अगर ये एक न्यूक्लियोटाइड किसी एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक है तो मैक्सिमम कितने कोडोन बन सकते हैं? आप कहोगे सिर्फ 4 ही कोड है, फिर तो क्योंकि 4 से मिलकर बना है, तो आप कहोगे सर अगर मैक्सिमम 4 ही कोड बन जाएंगे तो इसका मतलब 4 ही अमीनो एसिड के लिए यहाँ पे तो कोड प्रेजेंट होंगे। बट आपकी बॉडी में तो 20 अमीनो एसिड्स होती है, तो फिर तो एक कंफ्यूजन हो जाएगा, हाउ 4 कोड कोडेड फॉर 20 अमीनो एसिड, पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो फिर कंसेप्ट आया, लगता है इनकी पेयरिंग बनती होगी, मतलब जेनेटिक कोड जो होंगे वो डुप्लेट की फॉर्म में होंगे। जेनेटिक कोड किसकी फॉर्म में होंगे? डुप्लेट की फॉर्म में होंगे, मतलब 2 के पेयर में होंगे, जैसे AU, UA, CU, UC, ऐसे डुप्लेट की फॉर्म में होंगे और 2-2 का पेयर एक कोड का काम करता होगा। अब अगर 2-2 का पेयर एक कोड का काम करेगा तो मैक्सिमम कोडोन कितनी पॉसिबल है? तो आप कहोगे सर मैक्सिमम कोडोन पॉसिबल है 16, और अगर 16 मैक्सिमम कोडोन पॉसिबल है तो अमीनो एसिड कितनी है बेटा जी? यहां पे आपकी 20 अमीनो एसिड है। तो सोचो जरा बात के लिए, क्या 16 कोडोन 20 के लिए कोड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो जॉर्ज कमौ जी ने पहला कंसेप्ट दे दिया यहां पे कि जेनेटिक कोड आर ट्रिपलेट, जेनेटिक कोड आर ट्रिपलेट। इन भाई साहब ने कह दिया जेनेटिक कोड आर ट्रिपलेट, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होते हैं, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड का पेयर जो है, पेयर तो नहीं कह सकते, 3 न्यूक्लियोटाइड का जो भैया जी यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा वो कॉम्बिनेशन स्पेसिफिक है फॉर ए काइंड ऑफ अमीनो एसिड, और वो जेनेटिक कोड जो होता है वो हमेशा ट्रिपलेट इन द नेचर होता है। ये बात सबसे पहले बताने वाला कौन था बेटा जी? जॉर्ज कमौ था, जो कि एक फिजिक्स था बेटा जी यहाँ पे, उसने बातें की कि एक्चुअली जो डिफरेंट काइंड के आपके यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है, जो 4 न्यूक्लियोटाइड है बेटा जी यहाँ पे, उनकी अगर आप यहाँ पे 3-3 का कॉम्बिनेशन बनाओगे, टोटल कोडोन जो है बेटा जो कितने यहाँ पे आपके 64 कोडोन है। एंड ये 64 कोडोन कोड करते हैं फॉर द 20 अमीनो एसिड के। अब देखिएगा कोडोन कितने हैं? 64 है, जबकि टाइप ऑफ द अमीनो एसिड कितनी है? 20, मतलब कोडोन ज्यादा है ना। इट मींस ऐसा पॉसिबल है ए सिंगल अमीनो एसिड may be coded by more than one codon। ठीक है भाई, अमीनो एसिड कम है, कोडोन ज्यादा है, तो दिक्कत क्या है? ऐसा पॉसिबल है कि एक ही अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा क्या हो? कोड हो। ठीक है, बट अगर ये चीज उल्टी हो जाती, कई बच्चों के दिमाग में पॉइंट आएगा, सभी काम उल्टा भी तो हो सकता था कि कोडोन कम होते और वो एक ही कोडोन एक से ज्यादा के लिए कोड करता। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल था। अगर सोचे रिवर्स होता, 20 सोचो यहां पे अगर कोडोन होते, सोचो, लेट अस सपोज करो, मैं वर्ड बोलो, सोचो, ये चीज आपको ना तो लिखनी है, मैं समझने का पॉइंट है, समझो इस बात को। अगर कोडोन होते 20 और इन्हें कोड करना होता 64 अमीनो एसिड का, और वहां पे ये होता ए सिंगल कोडोन कोड फॉर मोर देन 1 अमीनो एसिड। अगर ये बात लग जाती तो भाई राइबोसोम तो कंफ्यूज हो जाता कि भाई मेरे पास एक कोडोन आया, उस कोडोन के लिए मैं कौन से अमीनो एसिड को लेके आऊं? इसको लेके आऊं, किसको लेके आऊं? क्योंकि ये कोडोन तो 2 के लिए कोड करता है, तो फिर तो टाइप ऑफ अमीनो एसिड क्या हो जाएंगे बेटा जी? चेंज हो जाएंगे आपकी प्रोटीन के अंदर। और अगर अमीनो एसिड चेंज हो गए तो भाई प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो उस प्रोटीन से अगर कोई एंजाइम बनने वाला है तो एंजाइम तो भाई स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, हाँ कि ना? तो मैं कहूंगा ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है, लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले बताने वाला साइंटिस्ट आ गया जॉर्ज कम, और उसने कह दिया जेनेटिक कोड आर ट्रिपलेट इन नेचर। पहला पॉइंट बता दिया उसने, जेनेटिक कोड आर ट्रिपलेट इन नेचर। कैसे होते हैं नेचर में? वो ट्रिपलेट होते हैं, बता दिए। तो मैं जरा वो कैसे कोडोन बनते हैं उनको बना के दिखाऊं आपको, यहाँ पे कैसे कैसे ट्रिपलेट बनते हैं। यहाँ पे इस पहले पॉइंट को समझाते हैं बेटा जी। यहाँ पे वो नेचर में कैसे होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। ठीक बात है यहाँ पे। चलिए अब बनाया गया भाई जेनेटिक टेबल कि भाई जेनेटिक कोड से अगर ट्रिपलेट है तो मुझे बना के दिखाओ 64 कोडोन कैसे बनेगी।
तो उसने कहा चलो बना के दिखा देते हैं हम आपको सीक्वेंस, यहाँ पे 64 कोडोन की। उसने कहा एक्चुअली जेनेटिक कोड का उसने बॉक्स बनाया। उसने ऐसा बॉक्स बना के क्या समझाया कि भाई हम ये ले लेते हैं यहाँ पे कोडोन, हमने एक सीक्वेंस लिख ली है, आप लिख लेना इसी सीक्वेंस को। मैंने सीक्वेंस लिखे बेटा जी UCAG 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 मैंने हर एक बॉक्स में लिखा है। उसने कहा फर्स्ट कोडोन यहां से हम बना के दिखा रहे हैं आपको, सेकंड कोड यहां से एंड थर्ड यहां से ले लो। उठाओ बेटा जी, बनाओ जरा एक बात के लिए। यहां से लिया आपने U, यहां से लिया U, वहां से ले लिया बेटा U, यहां से लिया U, यहां से लिया U, वहां से लिया बेटा C, U U A U U G। देखो सब अलग अलग हैं। अगले में आ जाओ, यहां पे देखो C U U C U C C U A C U G। ऐसे यहां बना के देखो A U U A U C A U A A U G। यहां बना कर देखो G U U G U C G U A G U G। ऐसे अब बना बना कर देखोगे टोटल कोडोन कितने बन जाएंगे। आपने कहा सर एक बॉक्स में 4 कोडोन बन रहे हैं। तो 16 16 16 16 टोटल कोडोन कितने हैं बेटा यहाँ पे 64। यही तो मैंने कहा था कि भाई टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने हैं 4 हैं, और अगर वो ट्रिपलेट की फॉर्म में होंगे तो टोटल कोडोन कितने पॉसिबल है बेटा जी यहाँ पे 64 कोडोन पॉसिबल है। देखिएगा बेटा जी यहाँ पे 64 कोडोन पॉसिबल है। तो पहला कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि जेनेटिक कोड होते हैं, मतलब आरएनए के पास जो इंफॉर्मेशन है वो कोड की फॉर्म में होती है। वो जो वहां पे न्यूक्लियोटाइड बैठे हुए उनका यहाँ पे 3-3 बेस पेयर का 3-3 बेसिस का बेटा जी यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगा। वो कॉम्बिनेशन किसी अमीनो एसिड के लिए क्या है बेटा जी यहाँ पे स्पेसिफिक होता है, तो मतलब वो एक कोडेड इंफॉर्मेशन, मतलब एमआरएनए के पास जो इंफॉर्मेशन है वो कोडेड फॉर्म में है। किस फॉर्म बेटा जी यहाँ पे कोडेड फॉर्म में है। और उसने ये कह दिया कि एमआरएनए कंटेन द कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर द टाइप ऑफ अमीनो एसिड इन ए प्रोटीन। तो वहां पे वर्ड आपको समझना है जेनेटिक कोड कि आरएनए के पास जो इंफॉर्मेशन कोडेड के फॉर्म में होते हैं वो 3 बेस पेयर का क्या होता है बेटा जी यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है। वो बातें मैंने आपको जेनेटिक कोड बना के दिखा दिया पहली चीज। अब अगली चीज क्या आई लोगों के दिमाग में, देखो ऐसे ही है ना, चीजों को कोरिलेट करके समझो, समझ में आएंगे। बड़ा इजी सा टॉपिक है जेनेटिक्स में। काफी बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें थोड़ा सा ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, बड़ा आसान सा टॉपिक। आपको ये समझना है जीन कैसे काम करता है, एक जीन करता क्या है, ये जीन कैसे एक्सप्रेस करता है, वो क्या कर सकता है, हमें उस चीजों का, हमें उस मैकेनिज्म को समझने की बात करनी है बेटा जी। आपने जो लास्ट चैप्टर के अंदर जेनेटिक्स पढ़ी है उस जेनेटिक्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। एक जीन डोमिनेंट है तो कैसे काम करता है, जीन एक्चुअली अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है थ्रू दी सेंट्रल डोग्मा, वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। जीन का काम सिर्फ प्रोटीन को बनाना नहीं है, जीन आरएनए भी बनाता है, जीन टीआरएनए भी बनाता है, इवन जो प्रमोटर सीक्वेंस है वो भी तो जीन है, वो भी उसके बनने को रेगुलेट करती है। मतलब आप समझिएगा डीएनए के पास इंफॉर्मेशन कैसे होती है, डीएनए कैसे एक सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, कैसे डीएनए काम करता है। डीएनए के हाथ पर कोई ना है जो चीजों को जाके कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, उन चीजों को समझने के लिए मतलब दिमाग में क्वेश्चन मार्क लगाओ, यस यार ऐसे कर रहा है, कुछ नया जानने की एक दिलचस्पी पैदा करो ना, यस कैसे काम हो रहा है, तो आपको मजा आएगा इसके अंदर बेटा जी।
अब उसे एक बोरियत वाली फील मत लेकर के यार ये भी काम है जो करना है, पढ़ना है, नहीं, ये सोचो यस आज हमें एक नई चीज पता लगी कि डीएनए काम कैसे करता है। डीएनए के पास इंफॉर्मेशन कोड्स की फॉर्म में होते हैं, वो ये कोड होते हैं, 64 ऐसे कोड की फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है। थोड़ा सोचो, साइंटिस्ट बनो साइंटिस्ट, जैसे अब अगला साइंटिस्ट ने क्या काम किया होगा उसको जरा सोच के देखो। अब ये तो पता लग गया ये जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होते हैं, पता लग गया ये बात तो, बट भाई इस ट्रिपलेट का क्या मतलब है, इस ट्रिपलेट का क्या मतलब, इस ट्रिपलेट के मतलब क्या है, वो कैसे पता लगेंगे हमें कि भाई ये 3-3 का जो बेस पेयर करके 64 जो कोडोन आपने बना दिया, कौन सा कोडोन किस अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक है, ये अब कैसे पता लगेगा। तो ये फिर कहानी में दिलचस्पी आ गई, फिर अलग अलग लोग फिर काम करने लगे, भाई ये भी पता लगाना पड़ेगा हमें तो यहाँ। अब आ गया अगला साइंटिस्ट जिसने इस फील्ड में काम किया, वो था बेटा जी यहाँ पे हरगोविंद खुराना। मतलब मैं आपको पहले बात बोल दूं, किसी एक साइंटिस्ट ने इस काम को नहीं पूरा काम किया, लोगों ने टुकड़ों में काम किया था, अलग अलग। मैं यहाँ पे आपको बातें बता रहा हूँ कि किस तरह लोगों ने इस टेबल का पूरा मतलब समझने की कोशिश की थी यहाँ पे। तो सिर्फ जॉर्ज कमाओ ने तो ये कहा था वो ट्रिपलेट होते हैं, वो ये कह के शांत हो गया, उसने तो ये कह दिया जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होते हैं। यहाँ पे इसकी कहानी खत्म हो जाती है। अब अगली कहानी शुरू होती है, हमें उन जेनेटिक कोड का मतलब निकालना है। जेनेटिक कोड का मतलब निकालना है, तो उसको मतलब निकालने के लिए अलग अलग लोग इन्वॉल्व हो गए, अलग अलग कंडीशंस इन्वॉल्व होगी। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जिसने योगदान दिया वो कौन था बेटा जी यहाँ पे, हरगोविंद खुराना। क्या नाम था बेटा जी, हरगोविंद खुराना। अब इन जनाब ने क्या किया, इसने क्या किया, ही डेवलप ए केमिकल मेथड। इन्होंने क्या किया बेटा जी यहाँ पे, केमिकल मेथड डेवलप किया, और उसमें क्या किया इन्होंने, इंस्ट्रूमेंटल मतलब इंस्ट्रूमेंट का यूज करके उन्होंने एक डिफाइंड आरएनए के सिंथेसिस, एक आरएनए के सीक्वेंस को सिंथेसाइज किया, आइदर इन होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। नहीं समझ में आया, कोई नहीं, समझा रहा हूं, समझिएगा समझिएगा, शांति समझो बात को। यहाँ मैं पहले लिख तो लाइन को पूरा, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो बेटा, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से बातें, पहले लिख दी, उस लाइन को समझ के देखो। द केमिकल मेथड डेवलप्ड बाय हरगोविंद खुराना, ये लाइन अलग है, इसको हटा दो बेटा जी। डेवलप्ड बाय हरगोविंद खुराना वाज इंस्ट्रूमेंटल सिंथेसिस ऑफ डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ आरएनए। अब इसका क्या मतलब है, उन्होंने कहा भाई अब हम आरएनए जो है ना वो बनाएंगे, और वो आरएनए जो हम बनाएंगे उसकी सीक्वेंस हम अपने हिसाब से डिफाइन करेंगे। हम जीन पे काम नहीं कर रहे हैं, हम जीन पे काम नहीं कर रहे, हम अपने हिसाब से एक आरएनए के सीक्वेंस को बनाते हैं। मतलब मैं एक आरएनए बनाता हूं, या तो वो आरएनए होमोपॉलीमर होगा या वो आरएनए कोपॉलीमर होगा, उसमें जो सीक्वेंस होगी वो हम डिसाइड करेंगे। जैसे कि उन्होंने क्या किया, ए ए ए ए ए यू 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 जी 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 जी, ठीक है, सी 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 सी, मतलब उन्होंने एक ही बेस पेयर का आरएनए बनाया, उन्होंने एक ही बेस पेयर का यहाँ पे ऐसा आरएनए बनाया, उन्होंने ऐसे आरएनए बनाए, ठीक है। उन्होंने आरएनए बनाए कोपॉलीमर, मतलब दो या दो से ज्यादा का कॉम्बिनेशन यूज करके, मतलब ये तो था होमोपॉलीमर, या फिर उसने यूज किया यहाँ पे ए जी ए जी ए जी ए जी ए जी जी ए जी ए जी ए जी ए जी ए जी ए यू ए यू ए यू ए यू ए यू, ऐसे मैं कह दूं यहाँ पे ए यू जी ए यू जी ए यू जी ए यू जी, मतलब वो आरएनए सिंथेसाइज करा, तो उसने केमिकल मेथड डेवलप किया
जहां वो इंस्ट्रूमेंट का यूज करके बेटा जी एक आरएनए को सिंथेसाइज कर रहा था, वो एक सीक्वेंस ऑफ द आरएनए को सिंथेसाइज करता था, वहां पे वो आरएनए या तो होमोपॉलीमर बना रहा था या फिर बेटा जो यहाँ पे कोपॉलीमर बना रहा था। या तो आरएनए होमोपॉलीमर, होमो मतलब बोले तो सेम, कि एक ही प्रकार का न्यूक्लियोटाइड बार बार क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था, या फिर कोपॉलीमर, दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में वो क्या करता, रिपीट करके एक आरएनए को बना के तैयार कर रहा था। उसने कैसा आरएनए बनाया? ऐसा आरएनए बनाने के लिए एंजाइम चाहिए था कि भाई जो बिना डीएनए के आरएनए बना दे इंस्ट्रूमेंट में, हमें कैसे एंजाइम भी तो चाहिए। तो भैया जी वहां पे जो एंजाइम यूज हुआ था उसका नाम बेटा जी यहाँ पे सेवरोकोचो एंजाइम, यहां मैं कहूंगा इसका नाम होता है बेटा जी पॉली न्यूक्लियोटाइड पॉलीमरेज। क्या करता है ये एंजाइम? सिंथेसाइज आरएनए इंडिपेंडेंट ऑफ डीएनए टेम्पलेट। समझो समझो समझो, कहानी में दिलचस्पी लो भाई, समझ में आएगा सारी बातें। मतलब एक काम नहीं हो रहा, अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। एक साइंटिस्ट ने एंजाइम बनाया, सेवरो ने ये एंजाइम बनाया, उस एंजाइम का नाम भी ऐसे रख दिया हमने यहाँ पे, या उस एंजाइम का नाम होता है पॉली न्यूक्लियोटाइड पॉलीमरेज। ये क्या करता है एंजाइम? ये आरएनए बनाता है, आरएनए बनाता है, बट आरएनए का बनना डीएनए पे डिपेंड है। ये आरएनए बिना डीएनए के बना देगा, मतलब सिंथेसिस ऑफ आरएनए इंडिपेंडेंट ऑफ डीएनए टेम्पलेट, कि भाई इसे डीएनए टेम्पलेट चाहिए अपने आप, आरएनए के जैसे आप इसे बेस पेयर दोगे, ये आरएनए के बेस पर उनको न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के बेटा जी यहाँ पे ये आरएनए बना देगा। मतलब न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के ये आरएनए बनेगा विदाउट द डीएनए टेम्पलेट, कि डीएनए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो करते हुए आरएनए नहीं, ये अपने आप न्यूक्लियोटाइड दे दो इसे, ये बना के जोड़ के तैयार कर देगा। तो मैंने नाम लिखा बेटा जी यहाँ पे पॉली न्यूक्लियोटाइड पॉलीमरेज, की वो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के उसकी एक पॉलीमर बना देगा। हमने कहा बट वो पॉलीमर बनना डीएनए पे डिपेंड नहीं करता, उससे कैसा है, इंडिपेंडेंट है। तो ऐसा एंजाइम बना दिया गया, ऐसे उसने केमिकल मेथड बना दिया। उसने क्या, उस केमिकल मेथड का यूज करके बेटा जी यहाँ पे आरएनए बना दिया। उस आरएनए की सीक्वेंस उन्होंने क्या की बेटा जी यहाँ पे अपने हिसाब से डिसाइड कर ली। उससे कहोगे सर फायदा क्या होगा? फायदा होगा ना, सोचो मेरे भाई यहाँ पे, अब इस प्रकार का कोई आरएनए गया तो भाई इस प्रकार का आरएनए से क्या प्रोटीन बना। अब हमें ये पता है कि भाई ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं, वो तो किसकी फॉर्म में होते हैं, ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं। तो उन्होंने यार ट्रिपलेट को सोच कर देखा भाई ये ट्रिपलेट था, और जब हमने एक ऐसा आरएनए बनाया तो सेल में किस प्रकार का प्रोटीन बना, उस प्रोटीन के अमीनो एसिड की सीक्वेंस क्या है। अब भैया जी ये ट्रिपलेट का रूल अगर फॉलो हो रहा है वहां पे आपको, तो हमें दिखाई दे जाएगा कोई भी 3 यहाँ पे अमीनो एसिड बैठी होगी, तो हमें पता लग गया ये ट्रिपलेट इस अमीनो एसिड के लिए क्या करता है, कोड करता है। और हर बार ट्रिपलेट सेम है तो यहाँ पे अमीनो एसिड भी कैसी है, सेम आ रही है। पता लगा कि नहीं लगा? ऐसे ही सोचो यू 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 यू, इनके ट्रिपलेट ने जब ऐसा आरएनए गया तो उससे कोई प्रोटीन बना, उसमें क्या सीक्वेंस अमीनो एसिड की हमने उसका पता लगाया, तो हमें इस कोडोन का मतलब पता लग गया, हाँ कि ना। ऐसे ही बेटा जी यहाँ पे इस आरएनए का यूज करके हमने पता लगा लिया। ऐसे सोचो यहाँ AGA ये सीक्वेंस बने ट्रिपलेट, और हम यहाँ पे सीक्वेंस देखेंगे अमीनो एसिड की, इस आरएनए से कैसा प्रोटीन बना, उसमें अमीनो एसिड की क्या सीक्वेंस है। अगर हमें यहाँ पे आरएनए की सीक्वेंस अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे तो हम यहाँ प्रोटीन को एनालाइज करेंगे, भाई इस आरएनए से कैसा प्रोटीन बन रहा है, तो हमें पता लग जाएगा उसमें जो सीक्वेंस है उसके लिए आरएनए तो हमने ये दिया था ना, और अगर ये आरएनए से ऐसी सीक्वेंस बनी है तो हम लोग अमीनो एसिड का मतलब पता लग जाएगा भाई ये कोड किस अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, हाँ कि ना। अरे बोलो ना, समझ में आ रहा है? अब ये मत सोचना सर हम तो घर पे बैठे, तो घर पे बोलो हाँ समझ में आया या नहीं आया, समझ में आ रही है बातें आप लोगों को? ओके, तो ये कंट्रीब्यूशन किसने दिया बेटा? हरगोविंद खुराना ने दिया। उसने क्या किया, उसने केमिकल मेथड डेवलप किया जिसमें वो बेटा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल सिंथेसाइज कर रहा था डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ द आरएनए एंड इट इज होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। ठीक बात है। अब आ गया तीसरा आदमी, और उसका नाम क्या था बेटा जी यहाँ पे, मार्शल नीरनबर्ग। इसने क्या किया, इसने कहा भाई ऐसा कर गोविंद, आपने बना दिया आरएनए और मैं बनाता हूं अब यहां पे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो प्रोटीन बनाएगा, सेल में नहीं, सेल फ्री सिस्टम उसने डेवलप किया फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। लिख देता हूं पहले बेटा जी मैं यहां पे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां पे लिख देता हूं बेटा जी, नाम को हटा रहा हूं, यहां पे ये आपने लिख लिया होगा ये हो।
अब इस भाई साहब ने क्या किया, डेवलप cell-free system for protein synthesis. Develop cell-free system for the protein synthesis मतलब अब कहानी को समझो, हरगोविंद खुराना ने आरएनए बना दिया इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, हमारे पास एंजाइम भी है जो बिना डीएनए पे डिपेंडेंट आरएनए बनाने लग रहा है, और यहाँ पे एक हमने ऐसा सिस्टम बना दिया जहां पे सेल में प्रोटीन नहीं, सेल के बाहर हमने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि वहां पे क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। अब भैया जी सोचो, इस सब के कंट्रीब्यूशन को समझो। यहाँ पे हमें आरएनए सीक्वेंस हमने डिफाइन की है, हमने एक अपने हिसाब से आरएनए की सीक्वेंस बनाई, या तो वो क्या है बेटा यहाँ पे होमोपॉलीमर, या फिर वो क्या है यहाँ पे कोपॉलीमर है। हमने ऐसी बनाई आरएनए की सीक्वेंस, हमने यूज किया सेल फ्री सिस्टम जो इसने बनाया, और हमने उस सिस्टम में ये देखा कि जो प्रोटीन बन रहा है उसकी सीक्वेंस क्या है अमीनो एसिड की। अगर ये सारा काम हमने किया और हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सीक्वेंस बना के देखी, तो हमने क्या किया बेटा जी, यहाँ पे जो भी यहाँ पे 64 कोडोन थे बेटा जी, हमने उनके मीनिंग को बेटा जी क्या कर लिया, यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। और इस तरह से बेटा जी पूरा एक चेक बॉक्स, पूरा का पूरा एक 64 कोडोन का बेटा जी यहाँ पे बॉक्स बन के तैयार हो गया। हमें पता लग गया कौन सा कोडोन किस अमीनो एसिड के लिए सीक्वेंस, किस अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, हमें इसका पता लगा लिया। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए, जेनेटिक कोड अ ट्रिपलेट इन नेचर, ये कहने वाला कौन था? तो कौन था बेटा जी? आप कहोगे जॉर्ज कमाओ, जो कि एक फिजिक्स था। फिर आपसे कहा जाए हाउ द मीनिंग ऑफ द ईच एंड एवरी कोडोन इज आइडेंटिफाइड, तो कहोगे 3 डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस की बातें करोगे, हरगोविंद खुराना की, उस एंजाइम की बातें करोगे, और जो एंजाइम की बेटा जी यहाँ पे जो कि नाम रखा अपने पॉली न्यूक्लियोटाइड पॉलीमरेज, और आप बातें करोगे यहाँ पे मार्शल निर्बर्ग के बेटा सिस्टम की। इन सब चीजों को यूज करके वी आर एबल टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द ईच एंड एवरी जेनेटिक कोड। और इस तरह से ये टेबल बन के तैयार हो गई और हमारा बेटा जी पूरा काम खत्म हो गया। अब पॉइंट आता है हमें करना क्या है। अब बेटा जी मैं इस वीडियो को यही रोकता हूं, अगले वीडियो के अंदर बेटा जी हमें एक एक कोडोन का मतलब समझना है। कब बच्चे सोचेंगे सर 64 कोडोन कैसे याद होंगे, काहे टेंशन लेते हो, हम है ना याद करवाने के लिए आपको। तो अगले क्लास में हम आएंगे जेनेटिक कोड के साथ, बट उससे पहले छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे साथ साथ आप जेनेटिक कोड की प्रैक्टिस करोगे घर पे, बट उसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लास्ट ईयर 11th क्लास में मैंने आपको 20 अमीनो एसिड का नाम लिखवाया था विद देयर एब्रिविएशन, उनके लिए कोड यूज किया था। याद है, गैस वाली कॉपी मत फेंकना, हरियाणा रोडवेज, ये लाइन लिखी थी हमने, G स्टैंड फॉर ग्लाइसिन, A स्टैंड फॉर एलेनिन, S स्टैंड फॉर सीरीन। हमने वहां पे एक एक वर्ड को जाना था, कौन से वर्ड का क्या मतलब होता है या किस अमीनो एसिड के लिए क्या वर्ड यूज होता है, लिखा था वहां पे हमने। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट, आज के वीडियो देखने के बाद उस पूरी सीक्वेंस को याद कर लो, क्योंकि कल जब आप अगला वीडियो देखोगे तो उसमें मैं पूरे के पूरे जेनेटिक कोड की बातें करूंगा, तो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। एंड आई मेक यू श्योर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे घर पे, हर एक कोड आप पता लगा लोगे इस कोड का क्या मतलब है। बट उसके लिए आपको 20 अमीनो एसिड के नाम याद होने चाहिए। तो ये आप आज आपका होमवर्क है, इस लेक्चर को देखने के बाद वो काम भी फिनिश करना। मिलते हैं कल आपसे विद अ न्यू लेक्चर। So get excited to know about the genetic code के मीनिंग क्या क्या होंगे। तो चलिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।